हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा लेकर। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जियाओ को दिखाए जाने से होती है, जो कि एक बेकरी में होती है एंड वो अपने हस्बैंड के लिए केक सिलेक्ट कर रही थी बिकॉज आज उसका बर्थडे होता है। लेकिन उसको समझ नहीं आता कि वो कौन सा केक ले। तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड बायू आती है एंड वो उसकी हेल्प करती है केक को सिलेक्ट करने में। बायू कहती है आज रात मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, जिसे सुनकर हमारी हीरोइन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है एंड उसको हक कर लेती है। इसके बाद हम बायू को जियाओ के हस्बैंड के साथ देखते हैं, जहां पर वो उसको कहती है तुम अपनी वाइफ को डाइवोर्स कब दोगे, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे साथ शादी करनी है। पर तभी यहाँ पर जियाओ आ जाती है एंड वो इन दोनों को ये गुल खिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, जिसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा करती है। चैन को परेशान देखकर बायू कहती है लगता है तुम उसके जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। इस पर चैन कहता है मैंने उसे अभी तक डाइवोर्स देने के बारे में नहीं सोचा। ये सुनकर तो उसको गुस्सा आता है और वो कहती है क्या तुम अभी तक मुझे धोखा दे रहे थे। जिस पर चैन ड्रॉर में से कुछ पेपर्स निकालकर उसको देता है। वो पेपर्स देखकर खुश हो जाती है और कहती है इसका मतलब है कि तुमने ये सब प्लान किया है। जिस पर वो कहता है सही कहा, जियाओ का 200 मिलियन का इंश्योरेंस है तो मैं इसे वेस्ट होने क्यों दूं। मैं उसके मरने के बाद ये पूरे पैसे वसूल करूंगा। जिसके बाद वो किसी को कॉल करता है और कहता है आज रात ही काम ख़त्म कर दो, मैं दोबारा कभी उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। इसके बाद हम जियाओ को रोड पर देखते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा उदास थी और वो बस यही सोचे जा रही थी कि किस तरह से उसके पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसको धोखा दिया है। वो मन में सोचती है हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, आज तक कभी मैंने अपने पति को परेशान नहीं किया, हमेशा ही उसकी खुशियों पर ध्यान दिया है, लेकिन आज उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। और तभी हम यहाँ पर 2 आदमियों को आते हुए देखते हैं। वो पीछे घूमकर देखती है तो भागना शुरू कर देती है। वो भी उसके पीछे भागते हैं एंड वो उसके ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाती है और उसके फेस से ब्लड आना शुरू हो जाता है। और तभी यहाँ पर हमारा हीरो वान्यू आ जाता है और कहता है मैं तुमको कुछ भी होने नहीं दूंगा। जिस तरह से वो बातें कर रहा था, हमें एज अ ऑडियंस समझ आता है कि वान्यू उसको पहले से जानता है। इसके बाद हम जियाओ को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने वांग्यू बैठा हुआ था एंड वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। जिस पर वो सामने से कहता है फाइनली मैंने अपने सबसे करीबी पर्सन को बचा लिया। इस पर जियाओ कहती है कौन करीबी पर्सन। जिस पर वांग्यू उसे अपने करीब खींचकर कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारा इलाज करवाया है, तुम्हारे ऊपर बहुत ही सारे पैसे खर्च किए हैं, जिसका साफ मतलब है कि तुम ही मेरी करीबी पर्सन हो। जिस पर वो उससे दूर हो जाती है और कहती है तुम हो कौन। जिस पर वो कहता है मेरा नाम वांग्यू है। उसका नाम सुनकर वो सोच में पड़ जाती है पर उसको याद नहीं आता। इसके बाद वो अपने फेस को टच करती है। उसके पूरे फेस पर ड्रेसिंग थी, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है मेरे फेस को क्या हुआ। जिस पर वांग्यू कहता है तुम्हारे फेस को ख़राब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी कर दी है और कुछ ही दिनों में तुम्हारे टाँके भी हट जाएंगे। इसके बाद जियाओ उसको कहती है तुमने मेरी जान क्यों बचाई। जिस पर वो कहता है एक आदमी किसी औरत की जान क्यों बचाएगा, बिकॉज़ वो उसे चाहता है और मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। एंड वो उसके करीब आकर उसको किस करता है। इसके बाद वो उसको कहता है मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ मुझे पहचानने का। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम चैन को देखते हैं, जहाँ पर उसके पास उसका आदमी आता है और बताता है जियाओ की मौत हो चुकी है, जिस पर वो उसे जाने को कह देता है। इसके बाद वो जियाओ को याद करता है और फिर कहता है तुम एक अच्छी मौत डिज़र्व करती थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हें कोई ऐसा पति मिले जो सच में तुमसे प्यार करे। दूसरी तरफ हम जियाओ को देखते हैं। कुछ दिनों बाद वो अपने फेस से पट्टी हटाती है और उसका फेस एकदम ठीक होता है। वांग्यू उसके पास आता है और कहता है बस तुम्हारा थोड़ा सा फेस चेंज हुआ है, लेकिन तुम्हारी आंखें अभी भी वैसी ही हैं। मैं अभी भी इन आंखों की वजह से तुम्हें पहचान सकता हूँ। इसके बाद वो जियाओ से कहता है
तो जैसे कि अब तुम ठीक हो चुकी हो, तुम क्या चाहती हो? इस पर वो कहती है, मैं चैन से मिलना चाहती हूँ। मैं उससे पूछूंगी कि उसने मुझको मारने के लिए आदमियों को क्यों भेजा। जिस पर वांग यू उसको अपने करीब करते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको उस जगह पर जाने नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जैसा तुम चाहोगी वैसा हो जाएगा, लेकिन बदले में तुमको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम हमेशा मेरी बनकर रहोगी। जिस पर वो एक प्रॉमिस कर देती है। इस पर वांग यू कहता है, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम वांग यू को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। वांग यू का असिस्टेंट आकर बताता है, मैडम सुबह ही चली गई हैं, लेकिन आपके लिए वो ये खाना बना कर गई हैं। एंड वो उसको खाना देता है, जिसको टेस्ट करके वांग कहता है उसकी कुकिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी हैं, वरना बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद वांग यू अपने असिस्टेंट से कहता है, सीक्रेटली कुछ लोगों को काम पर रखो जो कि मैडम के ऊपर नज़र रख सकें। जिसके बाद असिस्टेंट वहां से चला जाता है। इसके बाद हम हमारी हीरोइन को वॉशरूम में देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने चैन की कंपनी को ज्वाइन किया है। वो कहती है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मैं तुमसे एक एक चीज़ का बदला लूँगी। इसके बाद हम चैन को देखते हैं जो कि बैठा हुआ था एंड यहाँ पर उसके पास जियाओ आती है। वो उसको एक फ़ाइल देती है एंड साथ में कॉफ़ी देकर कहती है, इसमें बस 1 चम्मच चीनी है, आप टेस्ट करके देखिए कि आपको ये अच्छा लगेगा या नहीं। जिसको चैन टेस्ट करता है और फिर सोचता है, इस लड़की को मेरे टेस्ट के बारे में इतने अच्छे से कैसे पता है। और क्योंकि जियाओ का फेस प्लास्टिक सर्जरी के बाद चेंज हो गया था तो चैन उसको पहचान नहीं पाता। और यहाँ पर जियाओ ने अपना नाम भी जिया बताया था। चैन उसको बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और फिर कहता है, मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर हायर करता हूँ। जिसके बाद वो स्माइल करती है। इसके बाद हम उसको चैन के साथ ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो उसको प्रोजेक्ट की डिटेल दे रहा था एंड वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज होकर बैठी थी। पर तभी यहाँ पर बायू आ जाती है और कहती है, ये लड़की कौन है। जिस पर वो कहता है, ये मेरी सेक्रेटरी है। एंड वो जिया से कहता है, ये मेरी वाइफ है बायू। जिसके बाद वो उसे हेलो बोलती है। बायू गुस्से में जिया को वहाँ से जाने को कहती है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। चैन बायू से कहता है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो। जिस पर वो कहती है, ये सब क्या है, तुम अच्छे से जानते हो कि ये सब मुझे पसंद नहीं, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम इस लड़की को जॉब से फायर कर दो क्योंकि दिखने में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये किसी डीमन की तरह है। इसके इरादे तुमको लेकर सही नहीं हैं। तुम किसी आदमी को अपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पर हायर करो। जिस पर चैन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। एंड वो कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बंदी प्रेग्नेंट है। इसके बाद हम जिया को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पर ये भी आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है तो शांति बनाकर रखो। अगर तुमने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिस पर जिया कहती है, अगर आप वाकई में उनकी पत्नी हैं तो आप इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों हैं। आपको ये डर क्यों है कि कोई उसको आपसे चुरा लेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने भी उनको किसी और से चुराया हो। जिस पर उसको गुस्सा आता है और वो कहती है, अपनी ज़बान संभाल कर मुझसे बात करो। जिया यहाँ पर उसको बोलती है, सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं, अगर तुम उसको अपने पल्लू से बांध कर नहीं रखोगी तो वो दूसरे का पल्लू पकड़ने भागेंगे। जिस पर उसको गुस्सा आता है एंड वो जिया को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन जिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिया चैन के पास आती है, वो भी रोते हुए। चैन पूछता है कि क्या हुआ। जिस पर वो कहती है, मेरा आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, सिर्फ हमारा काम का रिश्ता है। भले ही मैं थोड़ी लालची हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे काम सीखूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आपकी वाइफ ने मुझे गलत समझा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे थप्पड़ मार देंगी।
जिस पर चैन कहता है कभी कभी उसको गुस्सा आ जाता है, लेकिन इस बार उसका बहुत ज़्यादा हो गया। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ज़रूर जस्टिस दिलाऊंगा। चैन के पास बायु आती है और कहती है जल्दी से उस लड़की को जॉब से फायर कर दो। मैंने तुमसे कहा था कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। उसने एक्सेप्ट किया है कि वो तुम्हें लाइक करती है। जिस पर चैन कहता है बस करो। ये सुनकर बायु को गुस्सा आता है और वो कहती है मैं समझ गई, तुम उसे लाइक करने लगे हो। जिस तरह से तुमने अपनी पहली पत्नी को धोखा दिया था, अब तुम मुझे धोखा दोगे। जिस पर चैन गुस्से में टेबल पर फाइल रखता है, जिससे वो एकदम ही शांत हो जाती है और फिर घबराकर उसके पास जाकर कहती है मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। इस पर चैन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। मैं इस कंपनी पर मेहनत करता हूँ ताकि हमारा जो बच्चा आए उसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो और उसे किसी भी तरह की परेशानी न हो, तो इसीलिए कंपनी के मामलों में दखल आज के बाद मत देना। जिस पर वो ओके बोल देती है, लेकिन मन ही मन वो कहती है उस चुड़ैल को तो मैं नहीं छोड़ने वाली। इसके बाद वो चैन से कहती है मुझे केक खाना है। जिस पर वो कहता है ठीक है, अभी मैं सेक्रेटरी को भेजकर मंगवा देता हूँ, लेकिन फिर बोलता है नहीं नहीं रहने दो, मैं किसी और को भेजता हूँ क्योंकि तुम उसको पसंद नहीं करती। इस पर बायु कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम उसे भेज सकते हो, क्यों ना मैं उसे एक मौका दूँ अपने साथ रिश्ते अच्छे करने का। इसके बाद हम जिया को देखते हैं। उसके पास बायु आती है और पैसे देकर कहती है जाओ मेरे लिए एक केक ले आओ। ये सुनकर वो अपने मन में सोचती है ये जानबूझकर मुझे इतनी दूर केक लेने के लिए भेज रही है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है एंड मेरे पास काफ़ी सारा काम भी है। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो करीब 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। चैन उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, जिस पर जिया बायु से पैसे लेकर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो उस दुकान पर आ जाती है और वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। यहाँ पर सबसे पहले वो अपनी सेल्फ़ी लेकर पोस्ट अपलोड कर देती है और फिर कहती है मेरा पहला दांव एकदम सही पड़ा है, वो बंदा मुझे वाकई में लाइक करने लगा है। जिया के पास वांग्यू की कॉल आती है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझे बताए जाने की। जिस पर वो कहती है मुझे एक ज़रूरी काम है। इसके बाद वो अपने आदमी को कॉल करता है और पूछता है जल्दी से बताओ वो कहाँ पर है। जिस पर उसका आदमी फ़ोटो क्लिक करके उसे भेज देता है। फ़ोटो देखकर वो कहता है तुम इतनी दूर आखिर करने गई क्या हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोच रही हो? इसके बाद यहाँ पर वांग यू की सौतेली माँ और उसका सौतेला भाई जिसका नाम वांग शुई होता है आते हैं। वांग यू की सौतेली माँ उसको देखकर चिढ़ जाती है और वो कहती है ये ग्रुप मेरे बेटे को मिलना चाहिए। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी नाजायज़ औलाद को कंपनी सौंपी जाती हो। जिस पर वांग सुई कहता है मॉम ऐसा मत बोलिए, आप जानती हैं कि वो काबिल है और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि कंपनी को संभाल सकूँ। लेकिन यहाँ पर वांग शुई की मॉम वांग यू की मॉम को बिच बोलती है। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो कहता है अगर आपने अगली बार ऐसा कोई भी शब्द यूज़ में लाया जो मुझे हर्ट करता है तो मैं आपके बेटे को अब्रॉड भेज दूँगा और जब तक आप मर नहीं जाती मैं उसे वापस आने नहीं दूँगा। ये सुनकर उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है तुम सच में एक बास्टर्ड हो। इस पर वांग शू अपनी मॉम को नीचे बिठाते हुए कहता है शांत हो जाइए एंड वो वांग यू से कहता है मेरी मॉम अब बूढ़ी हो चुकी हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो प्लीज़ इस बात पर नाराज़ मत होना। जिस पर वो स्माइल करते हुए कहता है मैं भला इस छोटी सी बात पर नाराज़ कैसे हो रहूँगा। वैसे तुम्हारी मॉम ने सही कहा है, मैं एक बास्टर्ड हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम इस बास्टर्ड से दूर ही रहो और मुझसे पंगा लेने के बारे में न सोचो। एंड वो घर से बाहर आ जाता है और वो अपनी कार के करीब जाते हुए मन में सोचता है ये घर कभी भी मेरा नहीं था, बचपन से लेकर आज तक मुझे सिर्फ धुतकारा गया है। इसके बाद वो कार में बैठकर याद करता है जहाँ पर जिया स्कूल टाइम में एक पपी के साथ खेल रही थी। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो जिया के पास कॉल करता है
और कहता है, लगता है तुम अपने पुराने पति के साथ काफ़ी ज़्यादा फ़न कर रही हो। जिस पर वो कहती है, ऐसा नहीं है। इस पर वांग यू कहता है, अगर ऐसा नहीं है तो चुपचाप रात को जल्दी घर पर आ जाना। वैसे भी मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मुझे चेक भी करना है कि कहीं तुम्हें किसी दूसरे आदमी ने टच तो नहीं किया। इस पर जिया कहती है, तुम कैसे चेक करोगे? जिस पर वो कहता है, जाने दो, तुम बस टाइम से घर पर आ जाना। मुझे तुम्हारे साथ डिनर करना है क्योंकि मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तुम साथ रहोगी तो मूड अच्छा हो जाएगा। जिस पर वो कहती है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी, और कॉल कट कर देती है। इसके बाद जिया बायू को कॉल करके कहती है, आपका केक आ चुका है। जिस पर वो कहती है, मेरी तरफ से उसे इनाम समझो और अपने पास रखो, एंड कॉल कट कर देती है। इस पर जिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, ये तो अभी शुरुआत है, इतना ही तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो जब तुमने जो मेरे फेस को ख़राब करने की कोशिश की थी, मैं उसका बदला लूँगी तो तुम्हारे साथ क्या ही होगा, शायद तुम रोने लायक भी ना बचो। इसके बाद हम वांग यू को देखते हैं जिसने बहुत ही सारे केक खरीदे हुए थे और तभी यहाँ पर जिया आ जाती है। उसको देखकर वांग यू कहता है, तो मेरी रैबिट फाइनली घर आ चुकी है। जिस पर वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रैबिट बोलने की? और तभी उसकी नज़र केक पर पड़ती है। वो कहती है, क्या वाकई में तुमने इतने सारे केक्स खरीदे हैं? जिस पर वो कहता है, हाँ बिल्कुल, वैसे भी मेरे साथ डिनर करने के अलावा तुम्हारे पास सब कुछ करने का टाइम है। इनफैक्ट केक खरीदना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस पर वो कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। वांग यू जिया की तरफ अपने पास बैठने का इशारा करता है, जिस पर वो उसके साइड में बैठ जाती है। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, मुझे पता चला कि ये केक तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने उस दुकान के सारे केक्स खरीद लिए। इस पर वो कहती है, सच्चाई तो ये है कि मुझे ये केक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मेरे दुश्मन को पसंद है, इसीलिए मैं लेने गई थी, क्योंकि ये मेरा पहला जाल है उसको फंसाने का। ये सुनकर वांग यू को थोड़ा सा बुरा लगता है। इसके बाद वो जाने लगता है, पर जिया कहती है, इन केक्स का क्या होगा? इस पर वांग यू कहता है, मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम खुद ही देख लो इसका क्या करना है। जिस पर वो कहती है, तो मेरे साथ एक जगह पर चलो। एंड इसके बाद हम इन दोनों को अनाथ आश्रम के बाहर देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी कहता है, आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, आप लोग बच्चों के लिए इतना एक्सपेंसिव स्नैक्स लेकर आए हो। इसके बाद हम इन दोनों को रोड पर देखते हैं, जहाँ पर जिया कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो, तो ये खड़ूस बनने का नाटक बंद करो। इस पर वो कहता है, बस करो। जिस पर वो कहती है, तुम एक टाइगर हो। जिस पर वांग यू कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? जिया कहती है, क्योंकि तुमने भी मुझे रैबिट बोला था। इस पर वो उसकी तरफ देखता है, जिस पर वो उसके बालों को टच करते हुए कहती है, तुम सच में एक रैबिट हो। इस पर वांग यू उसकी आंखों पर हाथ रख के उसे किस करता है। जिसके बाद जिया कहती है, तुमने मुझे किस किया यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरी आंखों को कवर क्यों किया? इस पर वांग यू कहता है, क्योंकि तुम अभी तक मुझे पहचान नहीं पाई हो। जिस दिन तुम मुझे पहचान लोगी, मैं बिना तुम्हारी आंखों को कवर किए तुम्हें किस करूँगा। इसके बाद हम चैन को उसके ऑफिस में देखते हैं, जो कि वांग यू के साथ कॉल पर बात कर रहा था और वो कह रहा था, सर हमारी जो बात हुई थी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, आपने उसके बारे में क्या सोचा है? लेकिन उसको दूसरी तरफ से जवाब मिलता है, हमने अभी तक कुछ सोचा नहीं। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पर जिया आती है कॉफ़ी लेकर। वो पूछती है, क्या हुआ? जिस पर वो कहता है, अभी तक मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। जिस पर वो उसके पास जाती है और कहती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये कर लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिस पर वो कहता है, ऐसा नहीं है, मैं कई सालों से उनके पीछे पड़ा हूँ, लेकिन अभी तक वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। इस पर जिया कहती है, आप मुझको एक मौका क्यों नहीं देते? अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गई और मैंने आपकी मदद की उस कॉन्ट्रैक्ट को पाने में, तो आप मुझे कंपनी का डेप्यूटी मिनिस्टर बना देंगे। जिस पर चैन कहता है, तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा चालाक हो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती हो तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूँगा। जिस पर वो ओके बोलकर वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए वो सोचती है,
वांग यू का कंपनी में आना बदला लेने का पहला पड़ाव है और दूसरा है मेरा प्रमोशन। अगले दिन जियाओ चैन के पास आती है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट लेकर, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करवा लिए थे। उसको देखकर तो चैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो उसका प्रमोशन कर देता है। वो सभी के उसके बारे में बता रहा था कि तभी यहाँ पर बायू आ जाती है और कहती है इस कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स मेरे पास हैं, इसलिए अगर किसी का भी प्रमोशन होगा तो पहले मेरी इजाज़त ली जाएगी। इसलिए मुझे इसका प्रमोशन पसंद नहीं आया, मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। इसके बाद हम बायू को चैन के पास देखते हैं, जहाँ पर चैन उसको समझाता है ये गलत है, पहले ही मैं सबको बता चुका हूँ और वैसे भी इसने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जिस पर वो कहती है पर मुझे ये मंजूर नहीं है और अगर तुम चाहते हो कि ये बने तो ठीक है, मेरी एक शर्त है। एंड वो जियाओ से कहती है कुछ ही दिनों में कंपनी का एक इवेंट होने वाला है, वो मैं तुम्हें संभालने को देती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 1,00,000 युआन का बजट दूंगी, उसमें तुम्हें यहाँ का सबसे अच्छा बैंक्वेट हॉल बुक करना होगा। जिस पर वो कहती है ये असंभव है, क्योंकि जिसको आप बुक करने को कह रही हैं उसकी कीमत करीब 3,00,000 युआन से ज़्यादा है और उसको बुक करने के लिए कम से कम 1 साल का इंतज़ार करना होता है। जिस पर बायू कहती है मेरी यही शर्त है, अगर तुम पूरी कर सकती हो तो करो, वरना जिस पोस्ट पर हो उसी पर बैठी रहो। जिस पर जिया कहती है ठीक है, मैं ये करके रहूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। एंड वो रूम से बाहर आ जाती है। जिया जब ऑफिस से बाहर आती है तो उसके पास वांग यू के असिस्टेंट की कॉल आती है एंड वो उसको कहता है सर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, सर ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए और उनके लिए कुछ खाने को लेते आइए, वो भी कुछ ऐसा जो आप अपने हाथों से बनाती हो। इसके बाद ये बंदी वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर पहले से एक लड़की होती है, इसका नाम लिली होता है। जिया के वहाँ पर आते ही वांग यू लिली से वहाँ से जाने को कहता है। जाते हुए लिली उसको बोलती है इनका अच्छे से ध्यान रखना एंड वहाँ से चली जाती है। जिया वांग यू से कहती है ओ अच्छा, अब मुझको समझ आया तुम मुझे लिटिल रैबिट क्यों बोलते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से एक बिग रैबिट है। जिस पर वो कहता है बकवास बंद करो, वो मेरी कज़िन है और उसका नाम लिली है। जिस पर वो कहती है क्या वाकई में वो तुम्हारी कज़िन है। इस पर वांग यू हाँ में जवाब देता है। अगले दिन हम जिया को देखते हैं जो कि वो बैंक्वेट हॉल बुक करने जाती है, लेकिन उसे साफ इनकार कर दिया जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर वांग यू आ जाता है और वो जैसे ही जिया को वहाँ पर देखता है तो उसे अपने पास बुलाकर कहता है सारा दिन तुम सिर्फ काम करती हो, चलो जाकर पहले कुछ खा लो और मुझे खाने का फ़ोटो भेजना मत भूलना। जिसके बाद जिया वहाँ से चली जाती है। मैनेजर कहता है सर ये कौन है। जिस पर वो जवाब देता है ये मेरी वाइफ है, इसको हमेशा ही काम करना पसंद है और मुझे इसका ख्याल रखना पड़ता है। जिस पर मैनेजर कहता है दरअसल ये यहाँ पर बैंक्वेट हॉल को बुक करने आई थी, पर यहाँ पर अभी जगह नहीं है। जिस पर वो कहता है ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, कोई भी 2 बड़े हॉल बुक करके इसको दे दो। जिस पर वो कहता है ओके। इसके बाद हम जिया को खाना खाते हुए देखते हैं और वो वांग यू को फ़ोटो भेजना नहीं भूलती। तभी यहाँ पर लिली आती है और एक पेपर देते हुए कहती है चलो इस पर सिग्नेचर कर दो, बैंक्वेट हॉल बुक हो चुका है। जिस पर जिया उसको थैंक यू बोलती है। लिली कहती है क्या तुम और वांग यू एक दूसरे को पहले से जानते हो। जिस पर जिया कहती है मैं तो नहीं जानती, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता। इस पर लिली कहती है तुमसे पहले कभी भी उसकी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं आई, तुम ही पहली लड़की हो और वो तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है, कभी उसे छोड़कर मत जाना। एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम नाइट में पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर चैन सभी को बताता है आज हम इस होटल में अगर पार्टी कर रहे हैं तो ये सब कुछ सिर्फ जिया की बदौलत हुआ है, इसलिए मैं आज उसको प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं उसको एग्जीक्यूटिव हेड बना रहा हूँ। जिस पर सभी क्लैप करते हैं, पर यहाँ पर बायू का मूड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। इसके बाद चैन बायू के साथ डांस करता है, पर उसकी नज़रें सिर्फ जिया के ऊपर ही थी।
लेकिन जिया को पार्टी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए वो बाहर आ जाती है और तभी यहाँ पर उसके पास उसके पतिदेव की कॉल आती है एंड वो कहता है पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही वो पीछे घूमती है वांग यू उसके पीछे ही खड़ा था, जिसको देखकर वो खुश हो जाती है। वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग यू कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता था, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई और आदमी डांस करे। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर डांस करने लगते हैं। इसके बाद जिया अंदर आ जाती है। बायू उसके पास आती है और बोलती है इस पार्टी में तुम किस आदमी को सीड्यूस करने के बारे में सोच रही हो? जिस पर वो जवाब देती है ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं, तो तुम अपने काम से काम रखो एंड वहाँ से चली जाती है। उसको जाते हुए चैन देखता है और फिर वो मन में सोचता है कोई इतनी ज़्यादा परफेक्ट कैसे हो सकती है, ये वाकई में कमाल की लड़की है और अब ये मुझे चाहिए। इसके बाद जिया वांग यू के पास जाती है, जहाँ पर वो उसका सामान देते हुए कहता है जो तुमने मंगाया था वो आ गया, जिसे लेकर वो खुश हो जाती है और जाने लगती है। पर तभी वांग यू से रोकता है और कहता है तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? जिस पर वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? इस पर वो उसके करीब आता है और फोरहेड पर किस करता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब हम अगले दिन उसको कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर वो चैन के ऑफिस में चुपचाप कैमरा लगा देती है। चैन यहाँ पर जियाओ से कहता है मैंने काफ़ी लंबे समय से घर का खाना नहीं खाया, क्या तुम मेरे लिए घर का खाना बनाकर ले आओगी? जिस पर वो कहती है मैं लेकर तो आ जाऊंगी, लेकिन मुझे आपकी वाइफ से डर लगता है, क्या वो आपके लिए ये सब नहीं करती? जिस पर वो कहता है उसका नाम मत लो, वैसे भी वो आज तक कभी कोई पानी तो गर्म नहीं करती, वो खाना क्या खाक बनाएगी। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, तुम ये बताओ कि तुम मेरे लिए खाना बनाओगी या नहीं? जिस पर वो कहती है ओके, और अगले दिन वो उसके लिए खाना लेकर आती है, जिसको खाकर वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि खाना वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। वो कहता है ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ये मुझे किसी की याद दिलाता है। जिस पर जिया कहती है किसकी याद दिलाता है? वो कहता है थी कोई पुरानी दोस्त। इसके बाद हम चैन को उसका लॉकर खोलते हुए देखते हैं। जिया भी उसको कैमरे के ज़रिए देख रही थी और वो उसका पासवर्ड लिख लेती है। जैसे ही चैन वहाँ से जाता है वो जल्दी से जाकर उसको खोलती है, लेकिन उसके अंदर तो कुछ भी नहीं था। वो समझ जाती है सभी डॉक्यूमेंट्स उसके घर पर हैं। इसके बाद हम एक डिनर पार्टी देखते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग मौजूद थे। चैन वांग यू से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। इस पर वांग यू कहता है आपकी कंपनी में वाकई खूबसूरत लड़कियां भी काम करती है, मैं उसके साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। पर जिया इनकार करती है कि तभी चैन उसको डांटता है, जिसके बाद वो उसके साथ ड्रिंक करती है, लेकिन वांग यू उसे आधी ड्रिंक में ही रोक देता है। इसके बाद जब वो वहाँ से बाहर आ रही थी तो वांग यू उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेता है और बोलता है क्या तुमको मुझसे कुछ कहना है? जिस पर वो उसको थैंक यू बोलती है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं, क्योंकि चैन ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, इसीलिए वो उसको घर में छोड़ने आती है और वो इस मौके का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचती है। वो वांग यू को कॉल करके बताती है आज यहाँ पर उसके घर पे कोई भी नहीं है और वो भी नशे में है, ये मौका अच्छा है, मैं घर के अंदर घुस के जो चाहे वो ढूंढ सकती हूँ। जिस पर वो उसको ऐसी हालत में जाने से मना करता है और कहता है आज वो बहुत ही ज़्यादा नशे में है, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। इसके बाद हम अगले दिन कंपनी का सीन देखते हैं, जहां पर हमारी हीरोइन ने एक लड़की को अपने सामने खड़ा किया हुआ था और वो कहती है मुझे पता चल चुका है तुमने क्या क्या हेरा फेरी की है इधर। जिस पर वो लड़की माफ़ी मांगती है, पर यहाँ पर जिया उसे कहती है मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगी, पर बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। और वो कहती है एक कैमरा देकर ये तुम्हें चैन के ऑफिस में, चैन के घर में और उसकी कार में फिट करना है। इसके बाद हम बायू को देखते हैं, जो कि एक बार फिर से चैन को भड़का रही थी हमारी हीरोइन के खिलाफ, लेकिन चैन तो यहाँ से उसे जाने को बोल देता है और ये सारी चीज़ें जिया अपने फ़ोन में देख रही थी। इसके बाद हम बायू को वॉशरूम में देखते हैं, तभी यहाँ पर जिया आती है और वो लिपस्टिक लगाते हुए कहती है मेरी ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, शायद ये उसको पसंद आ जाए, एंड वहाँ से चली जाती है। जिस पर बायू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है।
इसके बाद हम रात को बायू को चैन का इंतज़ार करते हुए देखते हैं, वो भी डिनर के लिए। लेकिन चैन यहाँ पर नहीं आता, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो ऑफिस में कॉल करके पता करती है कि चैन कहाँ पर है। तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि वो डिनर के लिए बाहर गया है, वो भी जिया के साथ। जिसके बाद तो इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब हम आधी रात के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिया चैन को उसके घर पर लेकर आती है और वो बहुत ही ज़्यादा नशे में था। चैन उसके करीब आने लगता है कि तभी यहाँ पर बायू आ जाती है, जो ये सब कुछ देखती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो चैन को थप्पड़ मारती है। पर चैन उल्टा उसको कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ घर पर चलो, वैसे भी मैं तुमसे परेशान आ चुका हूँ, और वो अंदर चले जाता है। इसके बाद बायू जिया से कहती है, तुम्हारे जैसी लड़की मैंने कहीं नहीं देखी जो कि दूसरे इंसान का घर तोड़ना चाहती हो। एंड वो यहाँ पर जिया को काफ़ी ज़्यादा भला बुरा बोलती है, लेकिन जिया को तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम बायू को दो आदमियों के साथ देखते हैं। वो उनको कुछ पैसे और जिया का फ़ोटो देती है और कहती है, तुम्हें बस इसके साथ एक रात बितानी है। वो पूछते हैं प्लान क्या है, जिस पर वो कहती है वो कल क्लब जाएगी खाने के लिए, जहाँ पर पहले ही मैं उसे बेहोश करवा दूंगी और तुम्हें जाकर अपना काम करना है। लेकिन इसको क्या पता था, जिया तो उसकी सारी बातें सुन रही है और उसके सामने वांग यू बैठा हुआ था। वो वांग यू से कहती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिस पर वो कहता है क्या। वो कहती है, कल रात मुझे एक क्लब में जाना है, तो प्लीज़ तुम भी वहाँ पर आ जाना मुझे पिक करने के लिए। जिस पर वो कहता है, मैं आ जाऊँगा। एंड यहाँ पर वो उसको ये भी बता देती है कि बायू की क्या प्लानिंग है। इसके बाद हम डिनर टाइम देखते हैं, जहाँ पर एक वेट्रेस आकर बायू के ऊपर खाना गिरा देती है। जिसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और इसी बीच जिया उसके साथ अपनी वाइन चेंज कर देती है। अब बायू जब आती है तो उसको पी लेती है, जिसके बाद उसे नशा होना शुरू हो जाता है। वेट्रेस आकर उसको वहाँ से ले जाती है और उसी रूम में लिटा देती है, और जो ये बंदी जिया के साथ करवाना चाहती थी वो उल्टा इसी के साथ हो जाता है। इसके बाद हम असिस्टेंट को देखते हैं, जो वांग यू के पास आकर उसे बताता है, मैडम ने बायू के साथ अपनी ड्रिंक चेंज की थी और वो एकदम सेफ़ हैं। इसके बाद हम जिया और चैन को देखते हैं, जो कि उस रूम में आते हैं तो वहाँ पर बायू को देखते हैं, जिसका रेप हो चुका था और वो बैठी हुई थी। जिसके बाद चैन जल्दी से उसके पास जाता है और वो जिया से जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाने को कहता है। जिया जाने लगती है, पर तभी बायू कहती है, ये सब तुमने ही किया है, तुम जानती थी कि मैंने उन दो हत्यारों को तुम्हारे लिए बुलाया है। जिस पर वो चैन से कहती है, तुम्हारी वाइफ ये सब कुछ क्या कह रही है। पर चैन उसको जल्दी से वहाँ से जाने को कहता है। इस पर बायू सोचती है, मैं ये बात चैन को नहीं बता सकती, इसलिए वो चैन से कहती है, मैं बेहोश थी, दो गैंगस्टर रूम के अंदर घुस आए और उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया, प्लीज़ जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र हो रही है। जिसके बाद वो उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। उनको जाते हुए जिया देखती है, जैसे ही वो पीछे घूमती है उसके पीछे वांग यू खड़ा था। वो उसको कहती है, अब मेरा बायू से बदला पूरा हो चुका है, अब मुझे सिर्फ चैन से बदला लेना है। अगले सीन में हम इन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर आकर बताती है कि बायू का मिसकैरेज हो चुका है। जिसके बाद वो तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। चैन कहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब होता रहता है, फ्यूचर में हमारे बहुत ही सारे बच्चे होंगे। जिस पर वो कहती है, ऐसा नहीं है, ये भगवान हमें सज़ा दे रहे हैं क्योंकि हमने जियाओ की हत्या करवाई थी। जिस पर वो कहता है, शांत हो जाओ। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी और कहती है, मैं जब बेहोश थी तो सपने में मैंने उसको देखा, वो मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी, ये सब उसी ने किया है। जिस पर चैन गुस्से में चिल्लाकर उसे शांत होने को कहता है। इसके बाद वो अपनी असिस्टेंट से कहता है, जल्दी से डिस्चार्ज पेपर बनवाओ, हम अभी घर जाएंगे। इसके बाद हम उसको उसके हाथ टिश्यू पेपर से साफ़ करते हुए देखते हैं एंड वो कहता है, अब बायू प्योर नहीं रही, उसे दो दो आदमियों ने टच किया है, ये कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। इसके बाद हम इसको उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर उससे मिलने के लिए जिया आती है और वो कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आती है और कहती है, ये मेरी तरफ से आपकी पत्नी के लिए हैं।
लेकिन आप उनको नहीं बताना कि ये मैं लेकर आई हूँ, वरना वो नाराज़ हो जाएंगी। बाय द वे वो कैसी हैं? जिस पर वो कहता है अभी ठीक है, वो कुछ दिनों के लिए अपने मॉम डैड के घर पर गई हैं और मैं फिर से अकेला हो गया हूँ। इस पर जिया उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहती है, कौन कहता है कि आप अकेले हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जिस पर वो कहता है, मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी? इसके बाद हम इन दोनों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर चैन जिया को बताता है, बायु से पहले मेरी ज़िंदगी में एक दूसरी औरत थी जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और पसंद करता था, लेकिन मैं हमेशा से ही एक बच्चा चाहता था, पर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बायु आई और मुझे लगा कि अब सब कुछ बेहतर हो गया है, साथ ही वो प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बिगड़ते हुए चला गया। वो और भी ज़्यादा पागल होती चली गई, उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर चला गया, उसके साथ एक घर में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता चला गया और अब तो तुम जानती ही हो कि क्या हो गया है। जिस पर जिया कहती है, छोड़ो, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो कहता है, मेरी लाइफ में जो औरत पहले थी तुम बिल्कुल उसके जैसी ही हो, तुम में वो सारी खूबियाँ हैं जो उसके अंदर थी, बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है, तुम उससे थोड़ी सी बेहतर हो, तुम बिल्कुल वैसी हो जिस औरत की सपने मैं हमेशा से देखा करता था। इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। जिया उसे बाहर तक छोड़ने आती है, जाने से पहले वो उसको किस करने वाला था, पर तभी वो कहती है, आपकी पत्नी अभी भी बीमार है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो उसको हक करता है और ड्राइवर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। क्योंकि ये सब वांग्यू ने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो बहुत ही गुस्से में था और वो जिया से कहता है, ये सब क्या बकवास है, तुम उस आदमी को अपने इतना ज़्यादा करीब कैसे आने दे सकती हो? इस पर जिया कहती है, छोड़ो मुझे। जिस पर वो कहता है, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने नहीं आया, बस बहुत हुआ तुम्हारा बदला लेना, अब यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारी जगह मैं उससे बदला लूँगा। जिस पर वो कहती है, बिल्कुल नहीं, ये मेरा रिवेंज है और मैं अपने आप देखूँगी। इस पर वो कहता है, तुम अभी भी उतनी ही ज़िद्दी हो जितनी बचपन में हुआ करती थी। इसके बाद हम जिया को लिली के साथ कार में देखते हैं, जहां पर वो लिली से कहती है, क्या आप मुझको वांग्यू के बचपन के बारे में कुछ बता सकती हैं? इस पर वो बताती है, दरअसल उसकी मॉम उसके घर से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद वांग्यू की मॉम और मेरे डैड ने शादी कर ली, लेकिन फिर वांग्यू के परिवार ने उसे पहचान लिया और वो उसको अपने साथ ले गए। जिस पर वो पूछती है, बचपन में आप कहाँ रहा करते थे? इस पर लिली उसको एड्रेस बताती है, जिस पर वो कहती है, वहीं के एक हाई स्कूल में मैं भी स्टडी किया करती थी। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चल रही होती है और उसके पीछे वांग्यू भी होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हमारी हीरोइन को सोते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसे सपने में नज़र आ रहा था कि उसके सामने एक लड़का खड़ा है और वो उसको बताता है, दरअसल मुझे और मेरी मॉम को अब जाना होगा। जिस पर वो कहती है, वहाँ पर जाकर अच्छा बिहेव करना। वो कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? लेकिन वो इनकार कर देती है और तभी उसकी नींद टूट जाती है। जिसके बाद वो जल्दी से वांग्यू को कॉल करती है। वांग्यू कहता है, तुम जानती हो ना इस टाइम कितने बज रहे हैं? वो कहती है, रात के 3 बज रहे हैं। जिस पर वो कहता है, तो चलो जल्दी जाकर सो जाओ। सामने से जिया कहती है, मुझे याद आ गया है 7-8 साल पहले क्या हुआ था। ये सुनकर तो हमारा हीरो खुश हो जाता है और वो उठकर बैठ जाता है, पर जिया कहती है, ये सब कुछ मैंने अपने सपने में देखा, लेकिन अभी भी मेरी याददाश्त कमज़ोर है। जिस पर वो कहता है, मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर कैसे हो गई? सामने से जिया कहती है, तुमने कहा था तुम 1 या 2 महीने बाद आ जाओगे, लेकिन तुम नहीं आए। इसमें मेरी गलती नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गई, तुम्हारी गलती है कि तुम वापस नहीं आए। जिस पर वो कहता है, हम दोनों मिलकर बात करेंगे, और कॉल कट कर देता है। इसके बाद हम बायु को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि नर्स के ऊपर चिल्ला रही थी और सामान फेंक रही थी, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मुझे जाने दो, मुझे अपने पति के पास जाना है, वो अभी भी उस लोमड़ी के पास होगा। जिसके बाद उसके पास एक कॉल आती है, वो कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से कोई उसको बोलता है, मैं जिया के बारे में बहुत ही गहरा राज जानता हूँ, और वो उसको कुछ तो बताता है जिसे
सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम हमारी हीरोइन को रोड पर देखते हैं। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है एंड वो कार किसी और की नहीं बल्कि चैन की होती है। चैन कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। वो कार में बैठ जाती है, लेकिन वो कहती है थोड़ी देर बाद कि ये रोड मेरे घर नहीं जाता, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। जिस पर वो कहता है तुम्हें पहले मेरे साथ कहीं और चलना होगा। इसके बाद ये बंदा उसको अपने फार्म हाउस लेकर आता है। वो कहती है ये सब ठीक नहीं है। जिस पर चैन कहता है दरअसल आज मेरा बर्थडे है, मेरे साथ कोई भी नहीं है जो सेलिब्रेट कर सके, तो प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो। जिस पर वो मन में सोचती है मैं इसको इनकार कैसे करूं, अब तो मेरे पास कोई रीज़न भी नहीं बचा। जिस पर वो ओके बोल देती है एंड वो उसके साथ अंदर चली जाती है। यहाँ पर हम वैंग यू के आदमियों को देखते हैं जो कि नज़र रखे हुए थे। जिस पर एक आदमी दूसरे से कहता है क्या ये बात हमको सर को बता देनी चाहिए। जिस पर दूसरा कहता है पहले पूरी तरह से जांच कर लेते हैं कि यहाँ पर सब सेफ़ है या नहीं। यहाँ पर जिया की नज़र चैन के लॉकर पर पड़ती है। जिसके बाद वो सोचती है ये अच्छा मौका है इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का। बस फिर क्या था, वो उसको सीड्यूस करने लगती है। इसके बाद हम इन दोनों को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो चैन से कहती है मुझे ठंड लग रही है, प्लीज़ मेरे लिए कोट लेकर आ जाओ। वो कोट लेने के लिए जाता है कि इसी बीच वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिसको पीकर उसे चक्कर आने लगते हैं। जिया जल्दी से लॉकर के पास जाती है और उसको खोल के देखती है, लेकिन पासवर्ड गलत था। इसके बाद वो दूसरा पासवर्ड डालती है और वो खुल जाता है। जिस पर वो कहती है असल में इसका पासवर्ड मेरा बर्थ डेट है। और फिर वो उसके अंदर से जल्दी से फ़ाइल निकालती है, जहाँ पर उसे सबूत मिल जाता है कि किस तरह से चैन टैक्स की चोरी करता है। इसमें उसको एक फ़ोन मिलता है जिसमें वो एक मैसेज देखती है जिसमें चैन ने उसको मारने के लिए ऑर्डर दिया था, जिसको देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम चैन को देखते हैं जिसके पास उसकी वाइफ की कॉल आती है और वो कहती है मैं एक सीक्रेट जानती हूँ। इसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही वो किसी की आहट सुनती है तो जल्दी से सारे सबूतों को छिपा देती है। तभी यहाँ पर चैन आता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है आपने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, आपको सो जाना चाहिए। लेकिन वो उसके क्लोज आता है, पर वो जल्दी से उससे दूर होकर कहती है आपको वाकई में अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है। पर वो उसके क्लोज आता है और कहता है आज मेरा इरादा कुछ और करने का है, लेकिन वो इस पर कहती है मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जिसके बाद वो उसके और भी ज़्यादा क्लोज आकर कहता है तुम्हें आज तैयार होना होगा मेरी प्यारी सी वाइफ जियाओ। ये सुनकर वो शॉक होती है और उसे धक्का देकर कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो। इस पर वो कहता है तुम्हारा फेस पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ, और भले ही फेस चेंज हो जाए तुम्हारी हरकतें सब कुछ पहले जैसा ही है। इस पर उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है तुम अभी भी एक जानवर हो। जिस पर वो सामने से कहता है तुमने सही कहा, लेकिन मुझे तुमसे दोबारा से प्यार हो गया है और मैंने अपना इरादा चेंज कर दिया। तुम वापस मेरी लाइफ में आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। इस पर वो उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। चलो जल्दी से मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। वैसे भी अभी हमारा डाइवोर्स भी नहीं हुआ और मेरा पूरा हक तुम्हारे ऊपर अभी भी है। इसके बाद वो उसको वहाँ से खींच कर ले जाता है और एक दूसरी जगह पर ले आता है एंड उसको वहीं पर छोड़कर अपनी वाइफ से मिलने हॉस्पिटल में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसको बताता है मैं दोबारा से उसको मारने वाला हूँ। अगले सीन में चैन को हम घर की साफ़ सफाई करते हुए देखते हैं, जहाँ से वो पूरी तरह से सारे सबूत मिटा रहा था और सब कुछ लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम वैंग यू को देखते हैं, उसके पास कॉल आती है और उसे बताया जाता है मैडम का कुछ अता पता नहीं चल रहा। जिसके बाद वो परेशान हो जाता है और जल्दी से घर से निकल जाता है। इसके बाद वो चैन के फार्म हाउस में पहुंचता है और वहां की अच्छे से तलाशी लेता है, जहां पर उसको वो दोनों सबूत मिल जाते हैं। जिसके बाद वो समझ जाता है ज़रूर उसी ने जिया का किडनैप किया
गया है। इसके बाद हम चैन को देखते हैं जो कि जिया के पास आता है तो जिया कहती है तुम इतनी देर में क्यों आए हो, मुझे यहाँ पर अकेले डर लग रहा था। जिस पर वो फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर जब वो घर पर आया करता था तो वो उसके लिए अच्छा खाना बनाकर रखती थी। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो उसके हाथ को झटकते हुए कहता है मैं कभी सोच नहीं सकता था तुम जैसी हाउसवाइफ ये सब कुछ कर सकती है। इस पर वो कहती है सही कहा, एक हाउसवाइफ कभी ये नहीं कर सकती, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ा था, ऐसा बनने पर तुमने मुझे मजबूर किया था। जिसके बाद वो उसके साइड में बैठ जाता है और कहता है पहले जो कुछ भी हुआ मुझे उसका अफसोस है, लेकिन अब तुमने जो कुछ भी किया है मेरा सारा अफसोस ख़त्म हो गया। एंड यहाँ पर वो उससे कहता है मुझे लगता है मुझे तुम्हारी मदद कर देनी चाहिए इस दुनिया से दोबारा जाने में। दूसरी तरफ हम वांग यू को देखते हैं जो उसको ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच गया था। जब वो अंदर पहुंचता है तो चैन उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, लेकिन हमारा हीरो उसको बचा लेता है। वांग यू के लोग उसको पकड़ लेते हैं। वांग यू जिया को गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। अगले सीन में हम जिया को बेड पर देखते हैं और उसके पास वांग यू बैठा हुआ था। यहाँ पर हमारी हीरोइन सपने देख रही थी जिसमें वो अपने पास्ट को याद कर रही थी, जहाँ पर उसका वांग यू के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन था। और यहाँ पर उसे ये भी नज़र आता है कि उसकी याददाश्त कैसे गई। एक बार उसके सर पर चोट लग गई थी जिसके बाद उसकी याददाश्त चली गई। इसके बाद वो होश में आती है और ये सारी बातें वो वांग यू को बताती है एंड ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। वो कहती है हमारी दोस्ती इतनी पुरानी थी, 8 साल हो चुके थे, इसके बावजूद भी तुमने मेरी मदद की ये जानते हुए कि मैं तुम्हें भुला चुकी हूँ, इसके लिए तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। अगले सीन में हम देखते हैं वांग यू जिया को कहीं पर लेकर जा रहा था। वो उसका हाथ पकड़ के रोकती है पर वो कहता है मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इससे पहले तुम दोबारा भाग जाओ, मुझे ये काम पूरा करना है। और हम देखते हैं जहाँ पर ये मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने आया था और फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है, मतलब इनका मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है। इसके बाद वांग यू बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो दोनों सर्टिफिकेट को अपने पास रख लेता है एंड वो जिया के शोल्डर पर हाथ रख के उसे अपने करीब करते हुए कहता है अब तुम सिर्फ मेरी हो, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद वो उसको घर पर लेकर आता है जहाँ पर लिली और असिस्टेंट होते हैं एंड उनको बताता है कि हम दोनों ने शादी कर ली है। इसके बाद हम वांग यू की सौतेली माँ और उसके भाई को देखते हैं। जब इनको शादी के बारे में पता चलता है तो उसकी माँ तो पागल ही हो जाती है और वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है, पर हमारे हीरो को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद वांग यू जिया को एक सरप्राइज़ देता है क्योंकि जिया को कुकिंग का शौक़ था, इसीलिए वो उसके लिए एक मिठाई की दुकान खुलवा देता है। इसके बाद हम उसको कुछ लोगों के साथ डिनर करते हुए देखते हैं एंड उनको वहाँ पर वो सारी स्वीट्स सर्व करता है जो कि उसकी वाइफ बनाती है, जो कि उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इसके बाद हम वांग यू को बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है सर एक गुड न्यूज़ है, आपकी वाइफ की जो शॉप है वो ट्रेंडिंग में चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है। इसके बाद हम वांशी को ड्रिंक करते हुए देखते हैं जहाँ पर उसके पास लिली आती है मास्क लगाकर और कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम्हारे परिवार में वापस जाने के लिए, मतलब मैं तुम्हें आधे शेयर्स दिला सकती हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं बोलूँगी। इसके बाद वो जेल में चैन से भी मिलने जाती है और कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र है। इसके बाद वांग यू जिया को अपने डैड से मिलवाने लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी सौतेली मॉम कहती है असल में ये आपका दूसरा बेटा है ही नहीं। जिस पर वहाँ पर खड़ी हुई एक औरत बोलती है अगर ये दूसरा बेटा नहीं है तो दूसरा बेटा है कौन। और तभी यहाँ पर चैन आता है और कहता है मैं हूँ दूसरा बेटा। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं, जिसके बाद वो जिया के साथ वहाँ से आ जाता है। इसके बाद हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं जहाँ पर लिली के प्लान से चैन और वांशी बहुत ही ज़्यादा खुश थे और इन तीनों की बड़ी ही गहरे वाली दोस्ती हो चुकी थी। दूसरी तरफ हमारा हीरो और हीरोइन बहुत ही ज़्यादा परेशान थे इन सब की वजह से। इसके बाद हम देखते हैं वांग यू के ऊपर कोई हमला करवाता है जिससे वो घायल हो जाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है और बहुत ही अच्छे से केयर करती है। वो तब तक उसका ध्यान रखती है जब तक उसको होश नहीं आ जाता और फाइनली हमारे हीरो को होश आ जाता है। इसके बाद हम लिली
वांग शी और चैन को एक साथ देखते हैं और तभी यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है एंड साथ में वो पुलिस को लेकर आया था क्योंकि उसने उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे और दे दिए थे। जिसके बाद इन दोनों बंदों को तो पुलिस ले जाती है, लेकिन लिली को अपनी हरकतों पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस था और वो माफ़ी भी मांगती है पर वो उसको माफ़ नहीं करता। इसके बाद तभी यहाँ पर जिया भी आ जाती है एंड ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। लास्ट में हमारा हीरो इसको शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। अब हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं जहां पर ये लोग हॉस्पिटल में थे और जिया यहां पर एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।